नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। स्कूलों का नया सत्र शुरू होकर अभी 3 दिन ही हुए हैं और स्कूलों की मनमानी की खबरें सामने आने लगी हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से खबरें आ रही हैं कि अभिभावक खासे परेशान हैं। हालात ये है कि नया सेशन शुरू होते ही कुछ स्कूलों ने फीस को बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, कोरोना के दौर में वसूले गए फीस के 15% हिस्से की वापसी पर भी स्कूलों का रवैया ठीक नहीं है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना काल 2020-21 में ली गई फीस का 15% जो हिस्सा है उसे लौटाने या समायोजित करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश तक को स्कूल मानते नजर नहीं आ रहे। फीस वापस न करने पर 100 स्कूलों पर कार्रवाई की खबर भी सामने आई है। तो यहाँ पर ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अभिभावक हैं वो परेशान हैं, वो कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उनका बार बार ये सवाल होता है कि ये जो स्कूल हैं इन्हें खुली छूट आखिर लूटने की क्यों मिली हुई है। इसके अलावा जो यूपी फीस रेगुलेशन एक्ट है वो भी आपको हम बताते हैं। 2018 में यूपी फीस रेगुलेशन एक्ट जो है वो बनाया गया था। स्कूलों का शिक्षकों का विवरण देना होगा स्कूलों को, ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई थी। लेकिन स्कूल नियमों का पालन नहीं करते हैं। शिक्षकों का कोई भी विवरण जो है वो भी नहीं देते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म स्टेशनरी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ये भी उसमें नियम है। लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में दुकानें खुली हुई हैं। हम देखते हैं कि स्टेशनरी के लिए, यूनिफॉर्म के लिए वो बाध्य करते हैं कि आप यहीं से खरीदें। यूनिफॉर्म को 5 सालों में बदल नहीं सकते हैं। ये भी यूपी फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत इस नियम को बनाया गया था। लेकिन ये भी सामने आया है कि स्कूल जो हैं वो यूनिफॉर्म बदलने में भी मनमानी करते हैं और वो सुनते नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ अभिभावकों के बयान कि किस तरह की परेशानियां, दिक्कतें वो लोग झेल रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्कूल जो है वो मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं और जो यूपी फी रेगुलेशन एक्ट है उसको भी नहीं मान रहे हैं। आज के डेट में स्कूल्स मॉल बन गए हैं। बुक्स, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म सब कुछ जो है सो आपको स्कूल में ही, स्कूल के मॉल में उपलब्ध है और पेरेंट्स के लिए मैंडेटरी है कि उसी मॉल से आपको खरीदना पड़ेगा। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसको ना लेके खुद के पब्लिकेशंस को हाई रेट पे देते हैं। कोविड के टाइम में जो 15% फी का रिफंड था वो तो अभी तक आया नहीं है स्कूल से। स्कूल की मनमानी को लेकर, फीस वृद्धि को लेकर और जो 15% की फीस जो है ना वो वापस कर रहे हैं ना वो एडजस्ट कर रहे हैं, इसको लेकर हमने समय समय पर प्रदर्शन किया। उसके बाद हमने डीएम साहब तक जो है ज्ञापन दिया और ज्ञापन एक बार नहीं कई बार दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक्ट के मुताबिक सभी स्कूलों को अपने टीचर्स वगैरह का डिटेल विद सैलरी वेबसाइट पे डालना मैंडेटरी है, कोई नहीं डालता। दुकानें आप एक्ट के मुताबिक स्कूल पेरेंट्स को किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म और स्टेशनरी खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो हर स्कूल में दुकान खुला पड़ा है, मॉल बने पड़े हैं। स्कूल यूनिफॉर्म 5 साल में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्कूलों की मनमानी है, हर दूसरे तीसरे साल जो है यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं। हर साल अगर 10% का इंक्रीज होता है अगर बच्चे की फीस में, और हर 5th क्लास के बाद, 8th क्लास के बाद, 10th क्लास के बाद भी और एक्स्ट्रा इंक्रीज होता है फीस में, तो वो अराउंड 6-7 ईयर्स के बाद फीस डबल हो जाएगा। बट और हमारी सैलरीज इतनी जल्दी डबल नहीं होती है, तो यहाँ पे भी हमको महंगाई की मार का झेलना पड़ता है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ अभिभावक जो हैं इस वक्त वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शिप्रा गुप्ता हैं, हमारे साथ डीके सिन्हा हैं और दिनकर पांडे हैं। शिप्रा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूँगी। किस तरह की दिक्कतें आप लोग अभी झेल रहे हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई तरह की शिकायतें जो है यहाँ पर वो सामने आ रही हैं स्कूलों की मनमानी की। देखिए ऐसा है, हम सभी लोग प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं और जी। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें घर के साथ मैनेज करनी होती है। बच्चों की एजुकेशन है, अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम आती है कि फर्स्ट पहले बच्चे के साथ हमारे दूसरे बच्चे, 2 बच्चों का 10% इंक्रीज मतलब 20% इंक्रीज। अगर हम सैलरी की बात करें तो हम सब लोग जानते हैं कि सैलरी का हाइक 10 to 20% कभी नहीं होता है, लेकिन फीस का 10% बहुत आराम से हो जाता है। तो बीइंग अ प्राइवेट जॉब और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये दोनों चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप बच्चों को एजुकेशन, आजकल केवल खाली एजुकेशन नहीं देना है, हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बच्चों को आगे रखना है, क्योंकि केवल ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चा आगे बढ़ेगा। हमारे पास बहुत सारी चीजें हमें मैनेज करनी है बच्चों की। उसके साथ बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, एंड हर एक चीज का जो दाम है वो डबल हो रहा है। तो अगर स्कूल इस तरीके से हर बार 10% इंक्रीज करता है, जैसे अभी एक अभिभावक ने बोला कि ऐसे तो 4 से 5 साल में फीस डबल हो जाएगी,
तो वो बहुत मुश्किल है एक पेरेंट्स के लिए ये सब चीजें मैनेज करना। तो स्कूल को एक पर्टिकुलर लेवल पे ही फीस का रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में वो लोग कुछ चेंजेस लाते हैं तो वो 10% इंक्रीज कर रहे हैं। वो 10% इंक्रीज किस बेस पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट को उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्या चेंज किया है, क्यों ऐसा है, कि क्या सिक्स में कुछ एजुकेशन में चेंजेस है जो सीबीएसई ने किया है, क्योंकि हर एक स्कूल सीबीएसई फॉलो कर रहा है। तो क्या वहां पे कुछ चेंजेस हुए हैं जो वो स्कूल एक फीस चेंज कर रहा है? तो कोई बेसिक पैटर्न होना चाहिए किस बेस पे वो लोग फीस चेंज कर रहे हैं। तो बिल्कुल, मुझे हमारे लगता साथ है कि एक और गवर्नमेंट मेहमान भी इस वक्त शिप्रा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। एडवोकेट अशोक अग्रवाल भी हैं जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के। अशोक जी आपका भी यहाँ पर स्वागत है। अशोक जी, शिप्रा जी जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठा रही हैं कि आखिर क्राइटेरिया क्या है जब हम लोगों की तनख्वाह उस तरह से नहीं बढ़ रही है, तो क्या स्कूल्स जो हैं वो ऐसा कोई चीज़ में बदलाव कर रहे हैं? क्या वो एजुकेशन में ऐसा कोई बदलाव कर रहे हैं या स्कूल की गुणवत्ता में ऐसा कोई बदलाव कर रहे हैं कि जिसके चलते जो फीस है वो बढ़ा रहे हैं और सरकार को उनसे पूछना यहाँ पर चाहिए? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों की जो इन जनरल हालत जो है, कुछ 10-20% को छोड़ दो, बाकी सबकी हालत जो है मिडिल क्लास की भी कुछ कुछ मतलब खराब होती जाती है, और नीचे तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल स्टेट है। बट दैट इज नॉट रेलिवेंट। फीस के मामले में जो रेलिवेंट फैक्टर है वो ये है कि जो स्कूल को एक्चुअली चाहिए वो उसको देना पड़ेगा, एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर स्कूल। और उसमें जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं, लीगल फैक्टर्स हैं कि कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते आप, नॉन प्रॉफिट होगा, और ये एक कम्युनिटी सर्विस होगी, फिलैंथ्रोपिक होगा। ये एक्चुअली में लीगल बेस है। और अभी बहुत लंबी लिटिगेशन इसके ऊपर 97 में सबसे पहले मैंने ही दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया था फीस को लेके हिंदुस्तान में, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग हारे हैं स्कूल वाले, और फिर डिफरेंट स्टेट्स ने कानून बनाए हैं, अब यूपी में भी कानून बनाया है, और वो फी रेगुलेशन जो है, तो जी। एक्चुअली में यूपी का कानून मैंने देखा है, बाय एंड लार्ज कुछ ठीक है, लेकिन जो बहुत स्ट्रिक्टली बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं भी मुझे किसी भी 10-12 स्टेट्स ने लागू किया है ये, तो मुझे सब में कुछ प्रभाव, कई जगह तो कंट्राडिक्शन है, कई जगह तो ये है कि आप 10% तो आराम से ही बढ़ा सकते हैं बिना ऑब्जेक्शन के। तो ये कैसे, अगर सपोज करो कि आपके खर्चे कम हो गए हैं किसी चीज के, तो फीस मेरी घटनी चाहिए है। फीस बढ़ भी सकती है, फीस घट भी सकती है, डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। तो अब कंट्राडिक्शंस है इसके अंदर। अब इसमें जो अभी फिलहाल अगर यूपी या किसी स्टेट को ले जहाँ रेगुलेशन बना हुआ है, तो वहां पर दो बातें हैं। एक तो ये कि कहीं रेगुलेशन में कोई डिफेक्ट है तो उसके लिए लड़ाई करनी चाहिए, रेगुलेशन में ही गड़बड़ है। दूसरा ये कि अगर रेगुलेशन ठीक है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन की लड़ाई करनी चाहिए, और फिर वो कोर्ट में ही जाना पड़ता है। वैसे तो पूरे देश में लोग लड़ ही रहे हैं फीस को बिल्कुल, लेकर। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये भी है अग्रवाल साहब, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि रूल्स जो बन गए हैं अगर वो नियमों का ठीक से पालन भी हो जाए तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डीके सिन्हा जी भी हैं, वो भी अभिभावक हैं। डीके सिन्हा जी, आप भी अपनी बात रखें यहाँ पर। नमस्कार, आई एम पेरेंट्स ऑफ आदर्श सिन्हा एंड लिविंग इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। यहाँ पे मैंने देखा है कि एक इस तरीके का माफियागिरी हो गया है कि सरकारी स्कूल ना आ रहा है ना कोई आने दे रहा है। अगर हमारे पास एक अच्छा विकल्प होगा सरकारी स्कूल का विद अच्छे गुणवत्ता के साथ, तो हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नहीं भेजेंगे। लेकिन आज हम बाध्य हो गए हैं न केवल प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए, बल्कि उन लोगों ने ऐसी ऐसी पॉलिसी बना ली है कि आपको बेल्ट भी उन्हीं से खरीदना है, मोजे में एक रिबन लगा दिया है, एक डिजाइन बना दिया है, शर्ट में एक लोगो लगा दिया है, कॉपी पे एक लोगो लगा दिया है, जो दूसरा बंदा उस लोगो के साथ नहीं बेच सकता है। नतीजा क्या, आपको स्कूल से ही खरीदना है, अदरवाइज आप कंप्लाइंट नहीं है और कोई आपके सुनने के लिए नहीं है, क्योंकि ये स्कूल एक मॉल बन चुका है। आपने देखा होगा कि फी तो हर साल बढ़ ही रही है, लेकिन आप इनडायरेक्टली जो स्टेशनरी, बुक्स और दूसरी चीजें जो खरीदते हैं उसके माध्यम से भी एक आप पे करते रहते हैं। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास एक अच्छा स्कूल होगा, सरकारी स्कूल होगा, तो हम लोगों के पास एक अल्टरनेट चॉइस होगा। अभी आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ ओवर पर टू। ये भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना के दौर की जो फीस है वो भी कुछ स्कूलों ने, जो 15% हाईकोर्ट का आदेश था उसे भी लौटाने को लेकर जो स्कूल्स हैं वो मनमानी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दिनकर पांडे जी, आपका अपना अनुभव कैसा रहा है वो भी हमारे दर्शकों से साझा करें आप। जी बिल्कुल, और इसके साथ में 3-4 छोटे छोटे बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा। पहला,
जो भी नए क्षेत्र बस रहे हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर नोएडा वेस्ट हुआ या न्यू नोएडा आने वाला है, ग्रेटर नोएडा फेज 2 आने वाला है, और बहुत सारे इस तरह के एरिया बने हैं पूरे देश भर में। उसमें जो स्कूल के लिए प्लॉट आरक्षित थे, वो कितने सरकारी स्कूल बने, कितने प्राइवेट बने, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैंने कुछ सर्वे किया था, बिकॉज ऑथेंटिक डेटा पूरे देश भर का नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। लेकिन शायद एक भी सरकारी स्कूल को अलॉट नहीं किया गया, सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन सारे प्राइवेट प्लेयर्स में जो फीस डिसाइड करने की अथॉरिटी है, ये स्कूल की है। ये जरूर बोला गया है, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि आप इतने परसेंट से ज्यादा एक साल में नहीं बढ़ा सकते, लेकिन वो बेस क्या होगा कोई नहीं जानता। मैं उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति या बहुत बड़े बिजनेसमैन की बात छोड़ दूं, तो जो औसत शहरी है या गांव के लोग हैं या जो मजदूर यहाँ पे काम करने आते हैं, उनकी महीने की इनकम और स्कूल की फीस का अगर एक रेशियो निकालूं, तो बहुत ही डराने वाला फिगर आता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, दोनों की, अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, सपोज कहीं पे सेल्समैन है या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बहुत नॉर्मल सी कंपनी में, तो कितनी सैलरी होती है? एंट्री लेवल पर अभी भी अगर मैं बात करूं, मास रिक्रूटर्स की, टीसीएस, आईबीएम, एसेंचर, 3-4 लाख की सैलरी होती है, ज्यादा से ज्यादा 7-8 हो जाती है। और अगर 2 बच्चे आपके हैं, तो फीस ही 3-4 लाख हो जाती है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी, पता नहीं क्या क्या। तो आप खाएंगे बिल्कुल। क्या, बचाएंगे क्या, पढ़ाएंगे क्या? इसके साथ जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आती हैं, जो अधिकारियों को अनुपालन करवाने में प्रयासरत होना चाहिए, बहुत बार लगातार एप्लीकेशन देने के बाद भी वो नहीं होता है। कोरोना की फीस की बात आपने की, 15% लौटाना था। मुझे नहीं लगता कहीं पे भी किसी को लौटाया गया है। अगर कोई हो ऐसा लकी पर्सन तो मिलना चाहूंगा उससे, अदरवाइज हमारा एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट हमारी कम्युनिटी में किसी को वापस नहीं मिला है। ये अपने आप में कितनी गंभीर दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। अशोक जी, यहाँ पर अगर हम दिल्ली की बात करें, तो अभी हमने देखा है कि दिल्ली में यहाँ पर साफ तौर पर ये भी कर दिया गया है कि सरकारी ज़मीन पर बने जो निजी स्कूल हैं, उनको अब फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय की मंजूरी लेनी होगी। और निदेशालय ने ये कहा है कि जो मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो डीडीए द्वारा जो आवंटित ज़मीन है अगर उन पर है, तो 2024-25 का जो सेशन है उसके लिए फीस बढ़ाने से पहले मंजूरी जो है वो लेनी होगी। तो क्या इस तरह के नियमों से कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकती है स्कूलों की मनमानी पर? देखिए, स्कूलों के ऊपर अगर लगाम लगानी है तो आपके पास वैलिड कानून होना चाहिए। बगैर वैलिड कानून के आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। और ये जो लैंड वाला इशू था, लैंड, दिल्ली में लैंड जिनको दी गई थी, वो 2004 में मॉडर्न स्कूल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कंडीशंस तुम्हारी लैंड अलॉटमेंट की है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें ये कंडीशन था कि आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वो जो 300-350 स्कूल थे, वो थोड़े से उस प्रॉब्लम में आ गए कि उनको अप्रूवल लेनी है। लेकिन यहाँ तो 2000-2500 स्कूल्स हैं, तो बाकी तो फ्री हैं। तो जरूरत थी दिल्ली को जरूरत थी कि एक कानून बनाते, वैलिड कानून बनाते। वो उन्होंने बनाया नहीं अभी तक। जो यूपी में बना, इधर बना, जब दुनिया भर में बन सकता है तो आप भी बना सकते हैं। लेकिन इससे भी क्या है कि क्योंकि एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म प्रॉब्लम है, तो बेटर ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक नेशनल लॉ बनाती है। हमने किसी वक्त में प्राइम मिनिस्टर को, मनमोहन जी को भी लिखा और नरेंद्र मोदी जी को भी लिखा कि आप प्लीज एक नेशनल लॉ बनाइए, और जो इसके फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि इसमें कमर्शलाइजेशन आप नहीं कर सकते, तो कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते तो इसका मतलब मिनिमाइज्ड पैसे तो आप मुझसे लेंगे ना। हम मतलब पेरेंट मना नहीं करते, आप जो चाहे ले लीजिए, लेकिन आप हमें, आप वही जो खर्चा वही करिए जो मेरे बच्चे पे खर्चा होता है। आप दूसरे बच्चे पे नहीं खर्चा कर सकते, ये लॉ है। और दूसरा ये कि मुझे हिसाब दो। तो दो ही तो बातें हैं जिसपे स्कूल वाले तैयार ही नहीं होते। तो सारा एक्चुअली में क्या है कि वैसे तो ये हमारे जो पेरेंट्स हैं जो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फीस को देते हैं, ये मिडिल क्लास, थोड़ा अपर मिडिल क्लास के लोग हैं और वेल ऑफ हैं लड़ाई करने के लिए भी, क्योंकि जहां जहां देश के अंदर लड़ाइयां हुई, इन्होंने कोई मतलब कसर नहीं रखी, और ये अच्छी बात है। लेकिन हमें पूरे एजुकेशन को ना दिमाग में रख के बात करनी। जैसे हमारे सिन्हा साहब जो कह रहे हैं, मैं फुल्ली एग्री हूँ कि ये सारी बीमारी सरकारी स्कूल में परफॉर्म न करने की वजह से शुरू हुई। मिडिल क्लास ने अपने बच्चे निकाल लिए। आज सिर्फ जो है बहुत ही बैकवर्ड जो सेक्शंस हैं उनके बच्चे उनमें चले गए, एक क्लासिफिकेशन हो गया। इसीलिए वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी भाई, कम से कम 25% जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आप प्राइवेट स्कूल में दो।
इससे कुछ तो लड़ाई शुरू हो। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल की फीस को ना हम बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हमारे जो अभिभावक हैं ये सब मन बना के समझ के ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को ठीक करें। अगर थोड़ा सा 5 मिनट भी एक पेरेंट निकाल ले कि गवर्नमेंट स्कूल जी को हमें ठीक करना है, तो ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के सारे गवर्नमेंट स्कूल केंद्रीय विद्यालय के लेवल के बन जाए तो 48 घंटे के अंदर 50% जो पेरेंट अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं वो वहां से निकाल के इनको गवर्नमेंट स्कूल में डाल देंगे। तो वो स्थिति को बिल्कुल पैदा यहाँ करना पर पड़ेगा ना। शिक्षा नीति हो चाहे स्कूल हो, बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर छोटे छोटे स्तरों पर भी काम शुरू हो जाए तो कुछ हद तक तो कम से कम राहत जो है वो लोगों को मिल जाएगी। एक और फैक्टर है जिस पर मैं बात करना चाहूँगी कि क्योंकि हम देखते हैं कि कई स्कूल जो हैं वो रसूखदार लोगों के हैं, तो क्या ये भी शिप्रा जी एक बड़ा कारण है कि उन पर कार्रवाई करने में प्रशासन जो है वो घबराता है? ये बहुत क्लियर सा है कि अगर कोई रसूखदार है और उसका अप्रोच ऊपर तक है और अगर हम लोग चाहते हैं वहाँ पे चेंजेस करना, तो एज अ जैसे सर ने कहा कि मिडिल क्लास करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बट मिडिल क्लास के पास टाइम का इशू है। वो जॉब करेगा या फिर ये सब बेसिक लड़ाई लड़ेगा? वो पहले अपने घर में बच्चे को पढ़ाना है, उसके बाद उसको अपना घर का मैनेज करना है, होम लोन्स देने हैं, ग्रोसरी मैनेज करनी है, हेल्थ मैनेजमेंट देखना है। एंड जहाँ हम रहते हैं वहाँ आधा टाइम तो हम लोग ट्रैफिक में, मतलब अगर देखा जाए तो एनसीआर या दिल्ली एनसीआर में हम लोग रह रहे हैं जो मिडिल क्लास, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सबसे पहला काम आता है अपनी जॉब को सेव करना। जो हम जॉब कर रहे हैं वहां पे हमें टाइम देना है। तो मिडिल क्लास करने को तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, वो इन्हीं सब उलझनों में लगा हुआ है कि वो कैसे मैनेज करे इन सब चीजों को। तो रसूखदार जो है उनके पास क्योंकि एक अच्छा सा बैकअप है, तो हम लोग अगर चाहते भी हैं तो वहां तक अप्रोच हमारी नहीं पहुंच पाती है। तो मैं बिल्कुल। ये बात बहुत क्लियर है कि हाँ, अगर कोई स्कूल बहुत हाई फाई लेवल पे है तो उसके लिए आपको अप्रोच करना एक मुश्किल टफ काम है। दिनकर पांडे जी, यहाँ पर आपको इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत लग रही है बदलाव की, वो क्या है? जी, मैं इसी बिंदु पे बात करना चाहता था। सबसे पहला, दो बिंदुओं पे बात करूंगा। पहला बिंदु ये है कि कुछ भी कानून बन जाए उसका अनुपालन तो यहीं के सरकारी अधिकारी करवाएंगे। उदाहरण देता हूं मैं, 2005 में केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन आया था, अभी भी उनकी पीआईबी के साइट पे पड़ा है, मैं लिंक दे दूंगा। उसमें एक नोटिफिकेशन ये था कि अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसकी फीस नहीं लगेगी, अगर दो गर्ल चाइल्ड हैं, ओनली गर्ल चाइल्ड टू, तो आधी आधी लगेगी। ये नोटिफिकेशन था। अब आप पता कर लीजिए कितने स्कूल में इसका अनुपालन होता है, मुझे तो नहीं दिखा यहाँ पे। दूसरा, नहीं नहीं, वो आर्ट, क्वैश कर दिया, वो नहीं हाई कोर्ट ने उसमें क्वैश कर दिया। हाई कोर्ट ने हाई क्वैश कर कोर्ट दिया ने उस ऑर्डर क्वैश किया था, नोटिफिकेशन वापस नहीं हुआ है। और उसके अलावा भी एक और कानून आया है, मैं उस पर भी बात करूंगा, सेकेंडरी में बट लिमिटेड है। उसमें क्या है कि इतने इनकम का इतने फीस तक का माफ होगा, वो भी नहीं होता। दूसरा ये है कि आरटीई एक्ट है, आरटीई एक्ट केंद्र सरकार ने बनाया है, और उसके अनुसार जो जिनको एडमिशन मिलना चाहिए, आप पाएंगे कि उसमें अधिकतर लोगों को एडमिशन नहीं मिलता। और बड़े स्कूल तो बिल्कुल नहीं देते, बल्कि आरटीई में किसी और को डाल के और उसको अब्लाइज करने की कोशिश करते हैं। ये भी लोकल सरकारी अधिकारी ही अनुपालन करवाएंगे, कानून तो बन गया। तीसरा ये है कि जो मॉडल स्कूल बना था, यूपीए की सरकार में हर प्रखंड में एक मॉडल फ्रेश इंग्लिश मीडियम स्कूल बनना था। वो बनना शुरू तो हुआ बट अभी तक कहीं पे बना नहीं है। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, यहाँ पे या जहां मैं पैतृक निवास से आता हूँ, कहीं पे भी नहीं बना है। कुछ कुछ जगहों बिल्कुल। पे जरूर बनना शुरू हुआ था। तो जब तक ये नए स्कूल आप बनाएंगे नहीं, लोगों को ऑप्शन नहीं देंगे, कैसे जाएंगे? यहाँ पे तो अगर हम सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहें, स्कूल ही नहीं है। तो यहाँ पर दिक्कतें ये भी हैं कि कानून अगर बना भी दिए गए हैं तो उन्हें ठीक से लागू ही नहीं करवाया जा रहा है। क्या ये प्रशासन जाकर ये चेक करता है कि जो फीस की बात या जो आपने यूनिफॉर्म के जो नियम बनाए थे, क्या उन्हें पालन उनका किया जा रहा है या नहीं? अगर नहीं किया जा रहा है तो आप एक्शन क्या ले रहे हैं? इस तरह के कई सवाल हैं, समस्याएं जो हैं वो बनी हुई हैं। हमारी कोशिश यही थी कि इस मुद्दे को हम उठाएं और सरकार तक, प्रशासन तक ये बात पहुंचे कि समस्या जो है वो गंभीर होती जा रही है। नया सेशन स्टार्ट हुआ है और एक बार फिर से अभिभावक जो हैं इस समस्या से दो चार हो रहे हैं और यहाँ पर शायद अब सख्त कदम उठाने की बेहद ज़रूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सवाल इंडिया का में हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फ़ौरन हाजिर होते हैं।
तो कांग्रेस से बीजेपी में आने का सिलसिला लोगों का अभी भी जारी है और एक बड़ा नाम आज जो सामने आया वो था बॉक्सर विजेंद्र सिंह का। वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और फिर बीजेपी में औपचारिक रूप से वो शामिल हो गए। विजेंद्र साल 2019 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण दिल्ली से लड़ चुके हैं। वो बीजेपी के रमेश बिदूड़ी से बड़े अंतर से हार गए थे। यहाँ पर माना यह जा रहा है कि पश्चिमी यूपी और हरियाणा की जो सीटें हैं वो बीजेपी के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं उनके लिए। विजेंद्र मूल रूप से हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं, जाट समुदाय से आते हैं। तो इस तरह से बीजेपी हरियाणा और पश्चिमी यूपी में विजेंद्र सिंह के जरिए अपनी ताकत मजबूत कर सकती है। तो एक और बड़ा चेहरा जो है वो यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो गया है। मथुरा से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। तो विजेंद्र सिंह ने यहाँ पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूँ। मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा और मैं चाहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूँ। कई मुद्दों पर बॉक्सर विजेंद्र जो हैं वो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ बोले हैं, बीजेपी के खिलाफ बोले हैं, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आगे बढ़ रहे हैं, चुनावी कैंपेन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 7 अप्रैल को बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11 बजे बिहार के नवादा में जनसभा होगी प्रधानमंत्री की। उसके बाद पश्चिम बंगाल में दोपहर में वो जलपाईगुड़ी पहुंचेंगे और वहां पर भी उनकी रैली होगी और फिर शाम को प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, जहां पर जबलपुर में उनका रोड शो होगा। तो खासकर उन इलाकों पर अब प्रधानमंत्री अपनी नज़र बनाए हुए हैं और वहां पर पहुंच रहे हैं जहां पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। जो कमज़ोर सीटें हैं, जो कमज़ोर इलाके हैं, उन पर पकड़ मजबूत करने के लिए हर उस इलाके का अब प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं। वहां पर लोगों से एक जुड़ाव जो है वो स्थापित करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज मुजफ्फरनगर में रैली करके उन्होंने विपक्ष पर गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस हो या सपा, ये कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। कांग्रेस ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटकाकर, लटकाकर और भटकाकर रखा। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। ये चुनाव में जो घमंड या गठबंधन इकट्ठा हुआ है, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी के गौरव समारोह में आए, उस दिन उन्होंने भ्रष्टाचारी बचाओ रैली बनाई और वो रैली में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात करी। मैं आज इस मंच से समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को कहना हो, 2014 में मोदी जी ने कहा था, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे, और 2024 में भी कह रहे हैं, जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। ये जो घमंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। और उधर राहुल गांधी ने वायनाड सीट से आज अपना पर्चा भर दिया है। इस दौरान प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कुछ नेता भी राहुल गांधी के साथ थे। राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट से ही भारी अंतर से जीत हासिल की थी।
तब राहुल गांधी ने सीपीआई के पीपी सुनीर को 4 लाख से ज़्यादा मतों के अंतर से मात दी थी। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने वायनाड के कलपेट्टा से सिविल स्टेशन तक एक रोड शो भी किया और लोगों से कहा कि वो वायनाड के मुद्दों को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए हमेशा तैयार है। राहुल गांधी बोले कि अगर दिल्ली और केरल में कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य की सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई की राष्ट्रीय नेता और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की उम्मीदवार एनी राजा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं के सुरेंद्रन के साथ होने जा रहा है। तो दिलचस्प मुकाबला होगा यहाँ पर और एनी राजा जो हैं उन्होंने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। This election is a fight for democracy and for the Constitution of India. On one side are the forces that want to destroy the democracy of this country and the Constitution of this country, and on the other side there is a force that is protecting the Constitution and protecting the democratic nature of our country. So that's what the fight is about. It's very clear to all of you who is on which side. It is very clear who's attacking the Constitution, who is attacking the democratic structure of this country. I, as a left front candidate, is contesting here to win. And I am not bothered about what will be his majority or what will be his fate. We are here, we are reaching out to people, we are telling them what is our politics, what is our positions on all national issues. Our confidence is with the people and their response. So we are confident. We are here to contest and win. जम्मू से खबर आई जहां पर कठुआ में पुलिस एनकाउंटर में एक सब इंस्पेक्टर की इलाज की जो है मौत हो गई है। ये जो एनकाउंटर हुआ इसमें गैंगस्टर के छुपे होने की खबर सामने आई थी और जब दोनों तरफ से गोलियां चली हैं तो एक सब इंस्पेक्टर जो है वो घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी अस्पताल में मौत हो गई। गैंगस्टर के साथ ये एनकाउंटर हुआ, उस दौरान सिर में इनके चोट लगी थी। एक स्पेशल पुलिस अफसर भी मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं। कठुआ मेडिकल कॉलेज के पास ये एनकाउंटर हुआ है। हत्या के आरोपी गैंगस्टर को गिरफ्तार करने यहाँ पर पुलिस गई हुई थी, लेकिन दोनों तरफ से ज़बरदस्त फायरिंग हुई है और उसके बाद ये जो सब इंस्पेक्टर हैं ये इस गोलीबारी की चपेट में आ गए। दीपक शर्मा इनका नाम था और अब इस तरह से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद दुखद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी इस वक्त जुड़ गए हैं। नज़ीर, इस एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ जानकारी इस वक्त सामने आई है और ये जो सब इंस्पेक्टर हैं दीपक शर्मा जो अब इस दुनिया में नहीं, हम तस्वीरें देख रहे हैं उनके अंतिम संस्कार की भी, उनके परिवार के लिए बहुत ही कठिन वक्त, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है उनको लेकर भी? जी, पुलिस ने उसकी रीफिलिंग सेरेमनी हुई आज वहाँ, तो उसके बाद सीनियर पुलिस ऑफिसरों ने इसमें शिरकत की। दरअसल ये पुलिस के लिए एक दुखद बात है कि किस तरह एक यंग ऑफिसर जो मुलजिमों को, जो आरोपी थे, गैंग थी जो एक मर्डर केस में मुलविस थे, उनको पकड़ने गए थे, लेकिन वो भाग निकलने की कोशिश की। पुलिस ने उनका पीछा किया, वो अस्पताल में छुपने की कोशिश की। जब अस्पताल में भी उनको कॉर्नर की करने की कल रात को कोशिश की तो उन पुलिस टीम पे फायरिंग हुई, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हुए, जिसमें दीपक शर्मा जो सब इंस्पेक्टर हैं, अभी प्रोबेशन में ही थे, लेकिन पिछले 1 साल से पुलिस में भर्ती हुए थे, तो उसको सर में गोलियां लगी और उसके बाद उसको अस्पताल में इलाज किया गया वहाँ कठुआ में। उसके बाद पठानकोट भी जो पंजाब में है, जो बिल्कुल साथ वाला डिस्ट्रिक्ट है कठुआ का, वहाँ भी लिया गया, उसका इलाज किया, लेकिन आज सवेरे उसकी मौत वाक़ा हुई। गैंगस्टर का एक सरगना इसमें मारा गया है, इससे मिलिटेंसी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक बड़ी चुनौती यह है कि किस तरह गैंग वॉर, जिस तरह गैंग्स वहाँ खड़े हुए हैं। वो दिसंबर में एक 28 साल के युवा को वहाँ सांबा में मारा गया, उस केस के सिलसिले में तहकीकात हो रही थी। जब पुलिस को पता चला कि वहाँ ये लोग हैं तो उनने उनको पीछा किया, लेकिन इसमें एक यंग पुलिस ऑफिसर वो अपना जान को बैठे इसमें। दीपक शर्मा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि जो है जो उसके खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा और जो भी इसमें मुलविस है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो लेकिन इस तरह से ये बड़ा चैलेंज है कि इलेक्शन जब हो रहा है, खासतौर पर उसी इलाके में, तो उस वक्त ये घटना होना और खासतौर पर अस्पताल में सुरक्षा की नज़र से भी काफ़ी चैलेंज है। इसके साथ ही एक यंग ऑफिसर को भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से नज़ीर बता रहे हैं कि आतंकवाद नहीं, यहाँ पर गैंगस्टर जो है वो भी एक चुनौती
बड़ी बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अस्पताल में लोग जब अपने अपनों को लेकर जाते हैं तो एक भरोसा होता है कि हमारा मरीज यहाँ पर ठीक होगा, लेकिन जब अस्पताल कमाई की मशीन बन जाए तो लोग आखिर कहाँ जाएं। जयपुर से खबर आई है, यहाँ पर प्रतिष्ठित फोर्टिस अस्पताल में एसीबी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। गैर कानूनी तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट चलाने के आरोप में अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। खबर के मुताबिक फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा रहे थे। एसीबी के राडार पर कुल 12 अस्पताल अब हैं, इनमें से कुछ अस्पताल मुंबई के भी हैं। बीते दिनों जयपुर के एसएमएस अस्पताल से भी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया था। एसीबी पूरे मामले की फिलहाल तफ्तीश कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त जुड़ गए हैं। सोमू, ये बेहद परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि जब हम अस्पताल में जाते हैं तो एक भरोसा होता है कि सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा, लेकिन जब इस तरह से गैरकानूनी तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट की खबरें सामने आती हैं तो ये बेहद डराने वाली हैं। निश्चित रूप से ये न सिर्फ डराने वाला मामला है, बल्कि यह भी देखिए कि इसमें सरकारी अस्पताल और जो निजी अस्पताल है उसकी किस तरह की मिली भगत है। क्योंकि जो एसएमएस अस्पताल सरकारी अस्पताल है उसके सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और जो ईएचसीसी अस्पताल और फोर्टिस अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर हैं, इन सब की मिली भगत थी और इसके जरिए बड़े पैमाने पे फर्जी एनओसी जो है वह जारी किए गए। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछले 3 साल में यानी 2021 के बाद से अब तक 1000 एनओसी जो है वो जारी किए गए हैं और करीब 40% के आसपास के जो एनओसी हैं वो जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए जारी किए गए हैं। तो जाहिर तौर पे ये बहुत बड़ा मामला है और अब एसीबी की टीम जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों अस्पतालों में छापेमारी की है और वहाँ से जो दस्तावेज बरामद किए हैं उनमें जो नाम सामने आए हैं वहाँ भी पूछताछ हो रही है। और अभी तुरंत थोड़ी देर पहले जो स्वास्थ्य विभाग है राज्य सरकार का, उसने इस पूरे मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत लंबे वक्त से यह खेल चल रहा था जिसका एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान ने पर्दाफाश किया है। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो भी पकड़ में आए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि रसूख के चलते या मिली भगत के चलते जो बड़े नाम होते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सोमू से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर एक जो ये सामने आई है ये वाकई में बेहद परेशान करने वाली है। हालांकि अब एसीबी जो है 12 अस्पतालों पर वो टारगेट कर रही है, वो उसके राडार पर आ गए हैं, जिसमें कुछ अस्पताल जो हैं वो मुंबई के भी हैं, वहाँ से भी गैरकानूनी तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट की खबरें जो हैं वो सामने आई हैं। आगे बढ़ रहे हैं। खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आई, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में 8 घंटे की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 13 नक्सलियों को मार गिराया है। कल सुबह लगभग 6 बजे लेंड्रा गांव के करीब के जंगल में पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों को इलाके में कुख्यात नक्सली पापा राव की मौजूदगी का इनपुट भी मिला था। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की सर्चिंग के दौरान अब तक 3 महिला माओवादी सहित कुल 13 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो बरामदगी हुई वो भी आपके सामने है। तो यहाँ पर इस मुठभेड़ का एक वीडियो भी सामने आया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, जिसपे गोलियों की आवाज़ जो है वो साफ तौर पर सुनी जा सकती है। इस वीडियो को मुठभेड़ के दौरान ही एक जवान ने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड किया है। तो ये गोलियों की आवाज़ है जिससे पूरा जंगल जो है बीजापुर का गंगालूर इलाका है और यहाँ पर लगभग 4 दशकों से नक्सली सक्रिय हैं, लेकिन लगातार सुरक्षा बल यहाँ पर कैंप बनाते जा रहे हैं और नक्सलियों को पीछे धकेलते जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस जो सुरक्षा बल है उनको इनपुट मिला था कि पापा राव ये कुख्यात नक्सली है, 8 लाख से ज़्यादा का इनामी है और जो 2010 में ताड़मेटला में घात लगाकर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की हत्या की थी, जिसमें 76 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे, वहाँ पर भी ये आरोपी है। तो इसकी मौजूदगी के बाद ये सक्रिय हुए और सर्चिंग बढ़ाई
बढ़ाई गई और इसी दौरान कल सुबह 6 बजे से मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो अब जाकर खत्म हुई है। 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। ये हो सकता है कि कुछ नक्सली और अपने साथियों के शवों को अंदर ले गए हों, लेकिन पापा राव मृत नक्सलियों में है या नहीं, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ये सघन इलाका है, यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है और ऐसे में चूंकि कुछ दिनों पहले ही सुरक्षा बलों ने वहीं पर 6 और नक्सलियों को मार गिराया था और पिछले अगर 3 महीनों की बात करें तो यहाँ लगभग 43 नक्सलियों का सफाया कर चुके हैं सुरक्षाकर्मी। और बस्तर का इलाका है जहाँ पर पहले चरण में, छत्तीसगढ़ में पहले चरण में सिर्फ एक ही सीट पर मतदान है, वो है बस्तर का इलाका। तो इसे भी एक आप समझ लीजिए कि नक्सलियों को पीछे धकेलने की कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है, ताकि बस्तर में शांतिपूर्ण तरीके से पहले चरण का मतदान संपन्न हो सके। क्योंकि अक्सर जब भी हम वहाँ पर चुनावी कवरेज में गए हैं, नक्सलियों ने किसी न किसी हिंसक वारदात को ज़रूर अंजाम देने की कोशिश की है। और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि भीमा मंडावी, जो इकलौते बीजेपी के उस वक्त विधायक थे, उनकी भी नक्सलियों ने घात लगाकर हत्या कर दी थी और 4 उसमें और सुरक्षा बल के जवान और उनके जो साथी थे, उनकी भी मौत हुई थी उस हमले में। और अब ताइवान की बात करते हैं, जहां पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया और इसके झटके जापान और फिलीपींस तक महसूस किए गए। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा देने वाली हैं। भूकंप की चपेट में आकर अब तक 4 लोगों की मौत की खबर आई है और इस भूकंप ने जापान के दक्षिणी द्वीपों को भी हिलाकर रख दिया है। यहाँ पर बड़ी तबाही देखी गई है, कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और कुछ जगहों पर इमारतें पूरी तरह से टेढ़ी हो गई हैं। 1 से 3 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठने की भी आशंका यहाँ पर पैदा हो गई है। भूकंप का केंद्र ताइवान के हुआलियन शहर से 18 किलोमीटर दूर रहा। प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है कि तब तक इलाका ना छोड़े जब तक कि आगे की स्थिति साफ ना हो जाए। तो यहाँ पर ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि ताइवान में 100 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स जो हैं वो भी सामने आए और कई इमारतें जो हैं वो झुकी हुई नज़र आ रही हैं और वो भी अपने आप में ख़तरा यहाँ पर लोगों को नज़र आ रही है। ताइवान में 25 सालों में आने वाला सबसे तेज़ तीव्रता का तूफान है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब एक फ्लाईओवर, एक ब्रिज जो है वहाँ पर जब भूकंप आया, गाड़ियाँ रुक गई और इस तरह से सब कुछ हिलता हुआ नज़र आया, जो बेहद डराने वाला है। इससे पहले 1999 में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जब 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो फूड कोर्ट की सामने आई है, जहाँ पर जिस वक्त भूकंप आया लोग अपनी टेबल कुर्सियां छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए और जो लोग वहां पर सर्विस कर रहे थे, जो सर्व कर रहे थे, वो वहां पर किसी तरह से सहारा पकड़कर खड़े हुए। लेकिन स्थिति देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तेज़ ये भूकंप था। 7.4 तीव्रता का भूकंप जिसने बहुत कुछ ताइवान में ध्वस्त कर दिया है। तो सवाल इंडिया का मैं फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।